नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। लोकसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए अंतिम चरण में प्रचार। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की गुजरात के गिर सोमनाथ में रैली। ओडिशा के राउरकेला में योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस और बीजेपी पर नक्सलियों के खिलाफ नर्म रवैया अपनाने का आरोप। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में राहुल गांधी प्रियंका गांधी की साझा रैलियां। बीएसपी प्रमुख मायावती की भी अलीगढ़ में जनसभा। नवीन पटनायक ओडिशा के बारगढ़ और बोलंगीर में करेंगे प्रचार। राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल तक मांगा जवाब। राहुल पर सुप्रीम कोर्ट के बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने दायर की है अवमानना याचिका। लोकसभा चुनाव में धार्मिक आधार पर वोट मांगने वाले नेताओं पर सख्त सुप्रीम कोर्ट। चुनाव आयोग की सीमित शक्तियों पर जताई नाराजगी। आयोग के प्रतिनिधियों को अदालत में पेश होने का निर्देश। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर आर्थिक विकास पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का जोर। रेजिलिएंट सिटीज एशिया पैसिफिक कांग्रेस में उपराष्ट्रपति का संबोधन। कहा, उज्जवल भविष्य के लिए शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों का अंतर मिटाना जरूरी। और आइए खबरों की शुरुआत लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव के लिए 18 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार अब अपने अंतिम चरण में है। इस चरण में 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 97 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इसके लिए चुनाव प्रचार मंगलवार शाम 5 बजे थम जाएगा। 18 अप्रैल को दूसरे चरण में 97 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में तमिलनाडु की सभी 39, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10, उत्तर प्रदेश की 8, बिहार, असम और ओडिशा की 5-5 सीटों पर, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटों पर, वहीं जम्मू कश्मीर की 2, जबकि मणिपुर, त्रिपुरा और पुदुचेरी की 1-1 सीट पर मतदान होगा। ओडिशा विधानसभा के दूसरे चरण की 35 सीटों के लिए भी चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है। इन सीटों पर भी 18 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार अब अपने अंतिम चरण में है। दूसरे चरण में गुरुवार को 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 97 संसदीय सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कर्नाटक में दूसरे चरण में 14 संसदीय सीटों पर कुल 241 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन 14 सीटों पर कल शाम प्रचार थम जाएगा। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में जुटे हैं। कर्नाटक में दूसरे चरण में केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, निखिल कुमारस्वामी, बीके हरिप्रसाद और एम वीरप्पा मोइली समेत कई दिग्गज मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य में बाकी बची सीटों पर 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। कर्नाटक के बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव उन्होंने कहा है कि पार्टी राज्य में 22 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन बेमेल है। मेरे साथ हैं बीजेपी के कर्नाटका के इंचार्ज मिस्टर मुरलीधर राव। वेलकम राज्यसभा टीवी सर। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17 सीट जीती थी कर्नाटका में। इस बार क्या उम्मीदें हैं? देखिए, कर्नाटक दक्षिण भारत में हमारे लिए एक ऐसा राज्य है जिसमें हम पिछली बार जो हमने 17 सीट जीते थे उससे ज्यादा 20, 22 और उससे भी ज्यादा हम जीतने जा रहे हैं, ऐसा विश्वास हमारे पास है। अगर कांग्रेस और जेडीएस के अलायंस की बात की जाए तो उनका मानना है कि इस बार के चुनाव में उनकी केमिस्ट्री तो काम कर रही है और अरिथमेटिक भी उनके फेवर में है और इसलिए बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। आपका क्या रिस्पॉन्स है? देखो, गठबंधन के बारे में ये उनका जो कहना है ये केवल नारा है।
क्योंकि उन्होंने गठबंधन करते समय आंकड़ों को तो आधार मान लिया और उसके आधार पर उन्होंने गठबंधन का निर्माण किया है, किंतु जो केमिस्ट्री चाहिए, जो उसमें उनको जो ताकत मिलनी चाहिए वो नहीं है। कर्नाटका में बीजेपी का मुख्य चुनावी मुद्दा क्या है? कर्नाटक लोगों को हम ये समझाते हैं कि आप दिल्ली में इसी प्रकार के सरकार चाहते हैं और दिल्ली में इसी प्रकार के प्रधानमंत्री आप चाहते हो, जो मुख्यमंत्री जिस प्रकार से यहाँ पर असहाय हैं, अस्थिर हैं और ब्लैकमेल होना पड़ता है। तो लोगों को समझ में आता है कि जो कर्नाटक में तो हम तो भुगत रहे हैं और ये पूरे भारत में हम नहीं झेल सकते हैं, और इसके लिए विकल्प अगर कोई है और राष्ट्र के विकास के लिए और राष्ट्र में पिछड़े लोगों के लिए और उसके साथ साथ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सुनिश्चित अगर करना है तो वो मोदी जी हैं, और यह बात हम पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बेंगलुरु से कैमरा पर्सन जुनैद इकबाल खान के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कर्नाटक में कैबिनेट मंत्री जमीर अहमद खान ने कहा है कि राज्य में जनता सत्तारूढ़ गठबंधन को चुनेगी। वोटों के ट्रांसफर करने पर उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत नाराजगी कार्यकर्ताओं में है। हमारे संवाददाता कृति मिश्रा ने उनसे खास बातचीत की है। मेरे साथ है मिस्टर जमीर अहमद खान, कैबिनेट मिनिस्टर, कर्नाटका गवर्नमेंट। सर, वेलकम टू राज्यसभा टीवी। पिछली बार कांग्रेस की बात करें तो 9 सीट थी 2014 में, जेडीएस 2। इस बार आप साथ लड़ रहे हैं, किस तरह की उम्मीदें हैं? आवाम के अंदर किधर एक बदलाव चाहती है, जिधर भी जो एक ही बात बोल रहे हैं, नहीं इस बार हम वोट कांग्रेस को देंगे। वजह इसकी है, ये देश को बचाना चाहिए। ये वोट कांग्रेस के लिए नहीं, ये देश बचाने के लिए। कांग्रेस के साथ सारी रीजनल पार्टीज आ रही हैं, लेकिन बीजेपी कहती है कि ये महामिलावट है, सत्ता का लालच है। जो कांग्रेस और जो दूसरी पार्टी हैं जो दशकों से एक दूसरे के खिलाफ लड़ी, साथ आ रही हैं। सत्ता का लालच कांग्रेस को है ही नहीं, कभी कांग्रेस कभी सोचा ही नहीं, अधिकार के बारे में कभी कांग्रेस सोचा नहीं। अभी जो जितने भी रीजनल पार्टी हुई, वजह सिर्फ लालच के लिए नहीं, ये देश बचाने के लिए। इसके पहले भी कहा था मैंने। लेकिन बड़ा सवाल कांग्रेस और जेडीएस के सामने है कि क्या ट्रांसफर ऑफ वोट्स लगातार, जिसकी आपको और आपके कोलिशन पार्टी को चिंता है कि ट्रांसफर ऑफ वोट्स होंगे। दशकों से आप एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं, इतने सालों से 5 साल से आपस में कार्यकर्ता हमारे और उनके फाइट होते ही आ रहे। अभी एक हुआ है, एक 10-15% तो नाराजगी रहेगी। वो कट्टर कांग्रेस के रहते, कोई कट्टर जनता दल का रहता है, वो कट्टर कार्यकर्ता रहता है ना, उसको थोड़ा मनाने में मुश्किल पड़ रही है। नहीं करके नहीं, मुश्किल पड़ रही है, मगर वो 10%, 90% सब लोग कर रहे हैं। और दूसरे चरण में 18 अप्रैल को तमिलनाडु की सभी 39 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव एक ही चरण में होंगे। नतीजे 23 मई को घोषित किए जाएंगे। पिछली बार अन्नाद्रमुक को यहां से 37 सीटें मिली थीं। बीजेपी ने एआईएडीएमके से गठबंधन किया है। मुकाबले के लिए स्टालिन ने कांग्रेस समेत 8 दलों का गठबंधन तैयार किया है। तमिलनाडु के दूसरे खेमे यानी कि एआईएडीएमके के ई पलानीस्वामी और ओ पनीरसेल्वम ने बीजेपी के साथ गठजोड़ किया है। ऐसे में दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद है। और हमारे संवाददाता रजत केन चेन्नई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। रजत, दक्षिण भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा सीटें यानी कि 39 सीटें तमिलनाडु से ही आती हैं, और पिछली बार अन्नाद्रमुक ने ही 37 सीटें जीत ली थी। इस बार जिस तरीके से 2 मेजर गठबंधन है, वहां पर कितनी टफ है ये फाइट, और फिलहाल वहां की चुनावी फिजा? शुक्रिया अमृता। यहाँ पे अगर हम बात तमिलनाडु की करें तो अन्ना द्रमुक और द्रमुक के बीच पिछले 3 से 3 दशक से बहुत ही इंटेंस फाइट होती रही है। तो इस बार भी इलेक्शन में वही देखने को मिलेगा। एक फर्क ये है कि जो 2 बड़े दिग्गज नेता जैसे कि करुणानिधि और जयललिता वो नहीं हैं। उनके देहांत के बाद जो है दोनों ही पार्टी में यानी कि डीएमके जो कि करुणानिधि की पार्टी रही है और एडीएमके जो कि जयललिता की पार्टी रही है, अब उसको अगली पीढ़ी आगे ले जा रही है। ऐसे में जो है तमिलनाडु का जो राजनीति है, जो एक समय ऐसा लगता था कि सिर्फ इन 2 पर्सनालिटी के इर्द गिर्द ही घूमती थी, अभी भी हालांकि दोनों पार्टीज जो हैं उन दोनों ही नेताओं का नाम इस्तेमाल कर रही हैं। और अगर एडीएम के कैंपेन की बात करें तो बोलते हैं कि अम्मा के समय ये हुआ था, उनके समय ये स्कीम्स थी। ऐसे ही डीएमके बोलती हैं कि करुणानिधि के समय में ऐसी बातें हुई थी, उनके समय में हमने ये अचीवमेंट किए थे। तो दोनों ही एक तरह से एक लेगेसी को आगे ले जा रही है। लेकिन यहाँ राजनीति अब थोड़ी और खुली और दिलचस्प नजर आती है, क्योंकि
जयललिता के निधन के बाद जो है एडीएमके में जिस तरह से बिखराव हुआ और खासकर की टीटीवी दिनाकरण जो कि आरके नगर बाईपोल जिन्होंने अभी जीता था 2018 में और एक तरह से वो बैरोमीटर कहा गया था तमिलनाडु पॉलिटिक्स के लिए, तो उसके बाद ये साफ है कि जिस तरह से अन्ना द्रमुक का पिछली बार स्वीप रहा था 37 सीटों का, वो देखने की बात होगी कि जो इस समय समीकरण बन रहे हैं, टीटीवी दिनाकरण अलग हैं, उनके पास एक बहुत ही अच्छी संख्या में थेवर कम्युनिटी का जो वोट है जो एडीएमके को पड़ता रहा है, उनका दावा है कि वो वोट जो है वहां से स्प्लिट होगा। कई जानकारों से बात की तो उनका भी यही कहना है कि दोनों ही जो गठजोड़ है एडीएमके, बीजेपी और साथ में 6 अन्य पार्टी जो है उनका एक गठजोड़ और डीएमके, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो अन्य जो 6 पार्टियां 7 पार्टियां जो हैं उनका गठजोड़, उनके बीच में जो है एक बहुत ही कड़ा दिलचस्प मुकाबला होने को है यहाँ पे तमिलनाडु की 39 सीटों में और खासकर की यही अलायंस पौंडीचेरी की जो इकलौती सीट है वहां पर भी है। बिल्कुल रजत, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। दिलचस्प होने वाला है ये मुकाबला और सभी सीटों पर 18 अप्रैल को है वोटिंग। डीएमके नेता टीकेएस इलानगोवन ने तमिलनाडु में 35 सीटें जीतने का दावा किया है। राज्यसभा टीवी संवाददाता रजत केन ने टीकेएस इलानगोवन से खास बातचीत की। We wanted NEET to be stopped, abolished. So there are certain issues, specific issues with regard to the state, like we had this Gaja cyclone where we could not get enough relief from this government of India. These are the issues with regard to the state and employment problem. The major problem is our students after graduating could not get proper employment. And in most of the public sector units in Tamil Nadu, people from North India are appointed and our people were neglected. These are the issues of the DMK party. They have failed in all respects. They have not done any good. Even in building of infrastructure, they have failed. In providing food. We are confident that we will get 35 plus seats in the Lok Sabha. And in the assembly, all the 22, because the assembly segment is 1/6 of the parliament segment. And the people's anger and their wish for a different government is there, is very well seen. We think in the assembly elections we will all win all the 22, whereas in the parliament we may go up to 35, not less than 35. हमारे संवाददाता रजत केन ने चेन्नई में एआईएडीएमके के नेता जेसीडी प्रभाकरण से भी खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने राज्य में चुनाव जीतने पर नीट परीक्षा में छूट देने के लिए कहा है। An election to have a good government in the center. So we are focusing both on the local issues and also on the issues of the nation. All India Anna DMK led front. And the other one is led by the DMK. They call it Secular Progressive Alliance. I do not know whether they know the meaning of secularism and what is progressive. Our party wants exemption of the NEET examination. In parliament election of 40 seats, including Pondicherry, we have bright chances of winning. And the 22 assembly seats, you will see that All India Anna DMK led front will win all the seats. ओडिशा के दूसरे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। दूसरे चरण में ओडिशा की 5 लोकसभा सीट कंधमाल, बोलांगीर, अस्का, सुंदरगढ़ और बारगढ़ के लिए 18 अप्रैल को मतदान होना है। इसके साथ ही ओडिशा में विधानसभा की 35 सीटों के लिए भी 18 अप्रैल को ही मतदान होना है। ओडिशा में त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां बीजेडी के सामने बीजेपी और कांग्रेस कड़ी चुनौती दे रहे हैं। ओडिशा में लोकसभा चुनाव के दूसरे दौर का प्रचार अब अंतिम चरण में है। सभी पार्टियों के दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हैं। बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राउरकेला में जनसभा को संबोधित उन्होंने किया। उन्होंने कांग्रेस और बीजू जनता दल पर नक्सलियों के खिलाफ नर्म रवैया अपनाने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के विकास के लिए सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ कार्य करने वाला राजनीतिक दल है। तो दूसरी तरफ
कांग्रेस हो या बीजेडी अपने नकारात्मक, अपनी अकर्मण्य सोच के कारण, अपनी देशद्रोही सोच के कारण, आतंकवाद और नक्सलवाद के प्रति नरम रवैया अपनाने के कारण, भारत विरोधी गतिविधियों के प्रति नरम रुख अपनाने के कारण आज आपके सामने हैं। और सुंदरगढ़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री जोएल ओराम ने उड़ीसा में 2014 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा किया है। उन्होंने ये कहा है कि केंद्र की योजनाओं के कारण उड़ीसा की जनता बीजेपी को लोकसभा और विधानसभा में जीत दिलाएगी। हमारी संवाददाता अनु दीवान ने जोएल ओराम से खास बातचीत की। सर, अगर 2014 की बात करें तो आप ही वो एकमात्र उम्मीदवार थे जिन्होंने ओडिशा में सुंदरगढ़ लोकसभा की सीट जीती थी। इस बार क्या अनुमान लगा रही है बीजेपी? इस बार मैं अकेले नहीं, हाँ हम लोग बहुत सारे एमपी हम जीतेंगे। और लास्ट टाइम जो हवा था आपका मोदी जी का जितना लहर था उससे बहुत ज्यादा है और लोग इसलिए वोट हम लोग को देंगे और हम बहुत कंफर्टेबली जीतेंगे ऐसा अनुमान कर रहा हूँ। सर, विधानसभा चुनाव भी है, विधानसभा में कितनी सीटों का अनुमान लगा रहे हैं आप लोग? नहीं, 120 का जो टारगेट था हम लोग का, हमको लगता है कि उससे ऊपर जाएंगे। एक परिवर्तन का, चेंज का एक लोगों में मूड है और ये दिखाई दे रहा है। हर मीटिंग में, हर सभा में हम लोग जहाँ 2-3 हजार का एक्सपेक्ट करते हैं वहाँ 5,000, 8,000 तक लोग आते हैं। तो ये एक दर्शाता है कि चेंज जरूर होगा। सर, ऐसी एनडीए सरकार की कौन सी नीतियां रही हैं जिसको दम पर आप लोगों को लग रहा है कि उड़ीसा की जनता भी इस बार आप लोगों का चुनाव करेगी? नहीं, एक तो मोदी जी का जो सर्जिकल स्ट्राइक हो, उनका जनधन का नीति हो, गैस का बंटन हो, शौचालय निर्माण हो, रोड हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, ये सारे जो रूरल बेस्ड काम हुआ है गरीबों के लिए, किसान के लिए, आदिवासियों के लिए, ये इसका काफी प्रभाव है। सर, विधानसभा चुनाव, आपने राष्ट्रीय मुद्दों की बात की, लेकिन अगर हम विधानसभा चुनावों के मुद्दों की बात करें तो ऐसा क्या है जो आज भी आप लोगों को लगता है कि बीजेडी छोड़कर, जो कि 19 साल यहाँ पे रही है, आज जनता जो है बीजेपी का चुनाव करेगी? देखिए, यहाँ का सरकार ने लोगों का कुछ काम नहीं किया, उल्टा उनका नुकसान किया। जैसे आयुष्मान भारत जैसा महत्वाकांक्षी योजना है, 5 लाख तक का फ्री ट्रीटमेंट लोगों को जो मिलना चाहिए, ये उसको धोखे में बिजू स्वास्थ्य योजना के नाम में उसको लोगों को ठग रहा है, उसमें नहीं मिल रहा है। ओडिशा की कंधमाल लोकसभा के लिए इस बार बीजेडी ने राज्यसभा सांसद अच्युता समानाथा को अपना उम्मीदवार बनाया है। अच्युता समानाथा का दावा है कि बीजेडी एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी, वहीं लोकसभा की सभी 21 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करेगी। अच्युता समानाथा से खास बातचीत की राज्यसभा टीवी संवाददाता अनु दीवान ने। नवीन पटनायक माननीय मुख्यमंत्री मुझे राज्यसभा सांसद किए थे। अभी वो कंधमाल निर्वाचन मंडली के लिए लोकसभा सांसद प्रति रूप में खड़ा किए हैं। तो इसलिए खड़ा किए हैं, जो कंधमाल जो निर्वाचन मंडली है, कंधमाल जिला है, वो बहुत अनुन्नत है। माने इंडिया में और उड़ीसा में सबसे लोएस्ट में है एमंग ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री। तो देखे जब डॉक्टर सामंत को यहाँ लोकसभा में खड़ा किए तो जरूर ये जिला का बहुत उन्नति, प्रगति, विकास आगे बढ़ाऊंगा। अगर कंधमाल की बात करें, यहाँ पे अधिकतम जो आबादी है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की है, लेकिन अगर हम पूरे ओडिशा की ही बात करें तो ट्राइबल बेल्ट बहुत बड़ा है। अगर उनके विकास की बात करें, 19 साल बीजेडी की सरकार रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कुछ काम होते नहीं दिखता और घोषणा पत्र में भी कई चीज़ों का इनके ऊपर जिक्र किया गया है। नहीं, ये गलत प्रेमी है। अभी उड़ीसा में राइस एंड पैडी में भी सरप्लस है, 3rd पोजीशन है, एंड सबको घर घर में खाना मिलता है। और अभी आप सड़क देखिए, शिक्षा देखिए, स्वास्थ्य देखिए, पर्यटन देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति का डेवलपमेंट देखिए, मेडिकल कॉलेज देखिए, ओवरऑल इतना डेवलपमेंट हुआ है, वन कैन नॉट इमेजिन। तो ये नई बात है जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है, डेवलपमेंट बहुत हुआ है, बट और भी डेवलपमेंट चाहिए। सर, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन अभी भी एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ के लोगों के लिए।
वो अभी आस्ते आस्ते दूर हो रहा है। बहुत एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है थ्रू मेनी थिंग्स, बट इन द कमिंग ईयर्स इट विल बी कम्प्लीटली ओवर। कि इस बार बीजेडी की फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार आएगी और 120 का टारगेट जो बीजेपी ने रखा है वो नहीं पूरा हो पाएगा। वो तो समय बताएगा, लेकिन बीजेडी फुल मेजॉरिटी में सरकार आएगी। आपका कितना अनुमान है बीजेडी की सीट्स पर? मैं अनुमान मैं बताऊंगा नहीं, आप जो बोले बीजेडी का फुल सरकार आएगा एंड समय बताएगा जो किसको कितना मिल रहा है। सर लोकसभा में क्या हो? वही बीजेडी बहुत लोकसभा राज्य विधानसभा दोनों में बहुत अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो बीजेडी को पूरी तरह से यकीन है कि लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस में बीजेडी एक बार फिर अपनी सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, कंडमाल। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में चुनावी रैली की। इस मौके पर उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रोजगार, किसानों और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सरकार वादे पूरे करने में विफल रही। उन्होंने न्याय योजना का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो हर गरीब को साल के 72,000 रुपए देगी। रैली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थीं। 72,000 रुपए एक साल के, 3,60,000 रुपए 5 साल के। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हिंदुस्तान के सबसे गरीब, सबसे कमजोर 20% लोगों के बैंक अकाउंट में हर साल 72,000 रुपए हम डालेंगे। 25 करोड़ लोगों को इस पैसे का फायदा मिलेगा। 5 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में हर महीने पैसे जाएगा। बीएसपी प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रैली को संबोधित किया। वे अन्य और पार्टियों की जो भी यहाँ सरकारें रही हैं तो वे देश वे आम जनहित के मामलों में ज्यादातर विफल ही साबित हुई हैं, जिन्हें अब आप लोगों को भी इस चुनाव में यहाँ केंद्र की सत्ता में किसी भी कीमत पर आसीन नहीं होने देना है, जिनको आप लोग कई बार आजमा भी चुके हैं। हालांकि सत्ता प्राप्त करने के लिए यहाँ सभी विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करने की भी पूरी कोशिश करेंगी, जिनसे आप लोगों को इस चुनाव में भी हर मामले में व हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की गुजरात के गिर सोमनाथ में रैली को संबोधित कर रहे हैं। बेटा ने कह दो कि बेटा हूं तो मरी सच, तारू परिवार पण दीवामां मरी जશે, હવે રહેવા દે। આંખમાં આંસુ સાથે દીકરો પણ બાપાને હોસ્પિટલથી ઘરે લઈ ગયો। આજે 50 કરોડ ગરીબોને કેન્સર હોય, લકવો મારી જાય, બ્રેન સ્ટ્રોક આવે, લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવાનું હોય, કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવાનું હોય, 5 લાખ સુધીનો બધો ખર્ચો भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी सरकार उठावे। मित्रों, नरेंद्र मोदी तमे गरीब कल्याण की बातों करो छो। मित्रों, ओबीसी समाज आ पूरा देश नो करोड़ों। और आइए अब नजर डालते हैं देश की कुछ और अहम खबरों पर। केंद्रीय वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और आतंकवाद का मुद्दा लगातार देश के सामने एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अरुण जेटली ने ब्लॉग लिखकर कहा कि चुनाव में क्यों जम्मू कश्मीर और आतंकवाद के खिलाफ नई सोच इस चुनाव में अहम राजनीतिक मुद्दा है। उन्होंने लिखा कि चुनाव प्रचार में जब भी पुलवामा आतंकी हमले और बालाकोट हवाई हमले का मुद्दा उठाया गया, विपक्षी दल बैकफुट पर नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान अपनी रैलियों में धार्मिक आधार पर वोट मांगने वाले नेताओं पर कार्रवाई न करने को लेकर चुनाव आयोग की सीमित शक्तियों को लेकर नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस के नेतृत्व वाली बेंच ने चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों से मंगलवार को कोर्ट में पेश होने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान ये बात कही। इस याचिका में उन दलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी जिनके नेता धर्म और जाति के आधार पर
चुनाव में वोट मांगते हैं। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी कर 22 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने राहुल गांधी को राफेल मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी मामले में नोटिस जारी किया। उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से उनकी टिप्पणी पर 22 अप्रैल तक जवाब मांगा है। अब मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वी मेक इट क्लियर दैट दिस कोर्ट हैज नो ओकेजन टू रिकॉर्ड एनी सच व्यूज। दे वर रेफरिंग टू राहुल्स व्यूज बिकॉज उसी पर आधारित एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट की पिटीशन दायर की है। तो उसके संदर्भ में उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने, वी मेक इट क्लियर दैट दिस कोर्ट हैज नो ओकेजन टू रिकॉर्ड एनी सच व्यू और मेक एनी सच ऑब्जर्वेशंस as much as what was decided by the court on that day was the legal admissibility of certain documents. और ये आज सुप्रीम कोर्ट ने ओरल ऑब्जर्वेशंस जो दिए वो ये दिए, यानी साफ हो गया कि राहुल झूठ बोलते हैं, रोज बोलते हैं, जोर से बोलते हैं और ये बदमाशी के सिवा कुछ नहीं कह सकते। राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार आरटीआई के दायरे में लाने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और सरकार से इस पर अपना जवाब देने को कहा है। दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की गई है कि देश के सभी प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को आरटीआई के भीतर लाने को लेकर आदेश दिया जाए, जिससे उनकी जवाबदेही तय हो सके। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर आर्थिक विकास पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जोर दिया है। दिल्ली में रेजिलिएंट सिटीज एशिया पैसिफिक कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। उपराष्ट्रपति ने विश्व और एशिया के अलग अलग शहरों के प्रमुखों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञ शोधकर्ताओं से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर विचार साझा किया। That we are gathered here today to deliberate on the most important challenge confronting all of us, that is the challenge of climate change. I hope your discussions will lead to a better understanding of this challenge and illuminate the alternative pathways for corrective action. The impact of climate change is especially relevant to our cities and towns in Asia. Floods, cyclones, wildfires, hurricanes continue to disrupt life on an almost regular basis. Temperatures are rising. A drought-like situation is gripping cities in the summer, with water scarcity being a regular challenge. Our cities are battling with consequences of climate change on a daily basis. इसी के साथ खबर दोपहर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।